फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के बारे में जानें उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे आती है? देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 जो है, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो 13 का सब क्लॉज 1, 13 का 1 जो है ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की। आज हम समझेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या है, पहली बार ये इंडिया में कब लागू की गई, कोर्ट ने इसके बारे में कब बताया, सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है, इट स्टेट्स दैट एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट, देखिए जो बोल्ड वर्ड्स हैं उन पे ध्यान दें, कोई भी ऐसा लॉ जो इनकन्सिस्टेंट है किससे, फंडामेंटल राइट से। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, यानी कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो इफ़ एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद दीज फंडामेंटल राइट्स, तो वो क्या है, इज़ नॉट इनवैलिड, वो पूरी तरह से इनवैलिड नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक एक्ट बनाया गया और वो एक्ट का कोई प्रोविज़न आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, इन दैट कंडीशन वो पूरा लॉ एब इनिशियो वर्ड नहीं होगा। सिर्फ वो जो प्रोविज़न है, जितना प्रोविज़न आपका फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, वो ओवर शैडो हो जाएगा। किसके द्वारा, फंडामेंटल राइट के द्वारा। ये जो है ये आपका एक्ट है और इस एक्ट का जितना पोर्शन आपने कवर कर लिया है बाहर इसने, दीज आर योर फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स ने उस प्रोविज़न को, पार्ट ऑफ द एक्ट को जो कि इन्फ्रिंज कर रहा था, इन फंडामेंटल राइट के साथ इनकन्सिस्टेंट था, उसे ओवर शैडो कर लिया है। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ग्रहण लगा देता है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो चीज़ वॉइड नहीं हो जाती है, वो चीज़ सिर्फ कुछ समय के लिए एक तरह से डेड हो जाएगी, लागू नहीं होगी। अगर उस इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव कर दिया जाता है तो वो एक्ट जो है फिर से लागू हो जाएगा, यानी कि एक्ट शुरू से एब इनिशियो नहीं होगा, एक्ट जो है एब इनिशियो वाइड नहीं होगा, वो सिर्फ क्या हो जाएगा, आप जिस तरह से देसी भाषा में समझ, स्टे लग जाएगा, ये एक तरह ये समझ लीजिए आप। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना होगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 यहाँ कहता है कि लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, आर्टिकल 3 जो है ना, 13 आर्टिकल 13 जो है, इट इज़ द प्रोटेक्टर। एक आप देखते हैं गेट पे एक संतरी रहता है, एक गार्ड खड़ा रहता है, एंड एक्चुअली दिस इज़ द गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट, पार्ट 3। आर्टिकल 12 आपको स्टेट डिफाइन करता है और आर्टिकल 13 इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी ऐसा कानून ना बन पाए, कोई ऐसा प्रावधान, ऐसा लॉ ना आ पाए विच इनकन्सिस्टेंट विद दी फंडामेंटल राइट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 देखिए, ऑल लॉज इन द फोर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल्ड जो है ये आपका कीवर्ड है। इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट सेल टू द एक्सटेंड ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी बी वॉइड। देखिए, सबसे पहली बात क्या कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस वक्त जो है मैक्सिमम जो हमारे एक्ट हैं, लॉ हैं, आज भी आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। फिर हमने 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो कानून थे वो सारे के सारे आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के लॉज। अब इतना समय उस वक्त बिल्कुल वही, देखिए देश आज़ाद हुआ था, वी हैव टू डू लॉट ऑफ द थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ब्रिटिशर्स ने जब छोड़ा था देश को, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं था उस वक्त कि वो सभी की जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं सबकी वेटिंग बहुत अच्छे से करे। तो देखिए, उससे पहले का अगर कोई लॉ, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स आई, तो अगर
कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कोई ऐसा लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है भाई, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस एक्ट का उतना पार्ट जो है क्या है, वॉइड हो जाएगा। पूरा एक्ट वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, यानी पूरा का पूरा एक्ट खत्म नहीं हो जाएगा, वो एक्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी है, वो 44th अमेंडमेंट में आपका हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। सेक्शन 31 से कहाँ चला गया, पहले वो सेक्शन 31 में आता था, फिर वो सेक्शन 300A में चला गया। तो जब तक फंडामेंटल राइट था तब तक आप कोई कानून नहीं बना सकते थे, कोई ऐसा कानून नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ से हट गया तो अगर कोई कानून पहले से बना हुआ था तो वो सिर्फ एक डेड मोड में था, और जैसे ही 31 हटा या वो इनकंसिस्टेंसी एक्ट से हटी, वो कानून फिर से जिंदा हो जाएगा। ये आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है, उसके ऊपर एक ग्रहण लग जाएगा, तब तक फंडामेंटल राइट उस प्रोविजन को, उस एक्ट के उस पर्टिकुलर पार्ट को इक्लिप्स कर देगा। इसको समझने के लिए हम एक केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1955 का केस है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इज यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या था, एक एक्ट था जो बनाया तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे था, CP एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट। इसमें एक अमेंडमेंट की गई 1948 में, और इस एक्ट के तहत क्या था कि भाई जितना भी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा वो सारा का सारा जो है स्टेट के पास रहेगा, यानी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो पूरा उसका होलसेल देखेगा। कोई प्राइवेट या कोई भी इंडिविजुअल अदर देन दिस स्टेट वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी मोनोपोली, किसकी, स्टेट की। अब आपको ध्यान हो, आर्टिकल 19 का 1 का G क्लोज हमें कहता है कि भी कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, जैसे मोनोपोली नहीं कर सकते। तो आपके इस फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया, इनकंसिस्टेंट हो गया ये एक्ट इसके साथ, क्योंकि 1948 का है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये भी ध्यान देना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि व्हेन इनेक्टेड इट वाज वैलिड, जब ये कानून बनाया गया तो ये वैलिड था। ठीक है, अभी कानून बनाया आपने, वैलिड था, लेकिन इट वॉज वाइड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। मैं 1948 से लेकर के 1950 तक तो आपका कानून ठीक था, पर 1950 में तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, भारत का संविधान आ गया, उसने हमें कुछ मौलिक अधिकार दे दिए, और आपका जो ये कानून है, ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा दिस इज बिकॉज इट वॉज इन कंट्रावेंशन विद द आर्टिकल 19(1)G of the Indian Constitution. However, clause 6 of the aforementioned article was amended by Constitution. फर्स्ट अमेंडमेंट आपको याद होगी, फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुई थी जमींदारी प्रथा को लेकर। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, देखिए कहाँ पे हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट, नोट डाउन दिस पॉइंट, आपको याद होगा शंकरी प्रसाद केस, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। शंकरी प्रसाद का जो केस था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, जो कि इसमें क्या था भाई, सुप्रीम को जो आपकी पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऐसा कहा था। उसके बाद सज्जन सिंह का केस आता है, फिर गोलकनाथ का आता है, उस सीरीज में हम फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी CP एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट है, इसका जितना पार्ट आर्टिकल 19(1)G को क्या कर रहा है, ओवर रूल कर रहा है, उतने पे इक्लिप्स लगा देगा ये फंडामेंटल राइट। और यहाँ पे कोर्ट ने पहली बार यूज किया, सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। देखिए पहली बात तो कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है ओनली एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 13 की अगर हम फर्दर बात करेंगे तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन भी वो बात करता है, जहाँ पे हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी की ये बात करेंगे या फिर सेपरेबिलिटी की। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे काम करता है। इट कैन बी सेड दैट डॉक्ट्राइन वुड नॉट बी अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। भाई जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इन केस वेयर दे डू नॉट पॉजेस द फंडामेंटल राइट इन क्वेश्चन। मान लीजिए कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो उन आपका, देखिए हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट सबको नहीं मिलते हैं, कुछ हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ है जो सभी को मिलते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है आपको हमने याद हो पड़ा था, आर्टिकल 19 ओनली फॉर इंडियन सिटीजन है,
किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए। अब भिखाजी वाले केस में अगर आप देखेंगे तो जो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा था आर्टिकल 19 का 1 का जी हो रहा था, एंड दैट इज अफेक्टेड ओनली द इंडियन सिटीजन नॉट द नॉन सिटीजन्स। तो भैया नॉन सिटीजन पे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स यहाँ लागू नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। बस आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि सच लॉज रिमेन एप्लीकेबल टू अ नॉन सिटीजन वेयर दे डू नॉट एंजॉय दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे वो CPN बरार वाला अगर केस की हम बात करें तो इन पर लागू हो जाएगा नॉन सिटीजन पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या है, कि फंडामेंटल राइट क्या कर देते हैं, ओवरशैडो कर देते हैं ऐसे लीगल प्रोविजंस को किसी एक्ट के जो कि इनकंसिस्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट के साथ, और वो प्रोविजन वो एक्ट तब तक डेड रहता है। लेकिन जैसे या तो वो फंडामेंटल राइट हट जाता है या वो इनकंसिस्टेंसी हट जाती है वहाँ से, वो एक्ट फिर से जिंदा हो जाता है। यानी कि वो एब इनिशियो वॉइड नहीं होगा, वो सिर्फ कुछ समय के लिए जब तक वो फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है ओवरशैडो हो जाएगा। इसी ओवरशैडो की वजह से इसे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेटेबिलिटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप हमें मेल भी करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। आपकी सजेशंस, आपकी एडवाइस मोस्ट वेलकम। ओनली बाय योर एडवाइस एंड सजेशंस वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।